हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इनका एक रूप है, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अणु विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित ऊर्जा में संक्रमण करता है, जिससे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो रेंज है वो इस तरह से होता है, आप जानते होंगे। ये एक्स गामा रे, एक्सरे, ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर का सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। तो यूवी विजिबल कम वेवलेंथ के होते हैं और आईआर उससे ज़्यादा वेवलेंथ के होते हैं। और ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब कम ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि आईआर के जो रेडिएशन है वो कम ऊर्जा के होंगे और यूवी विजुअल के रेडिएशन उसके मुकाबले अधिक ऊर्जा के होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो कब मिलेगा। तो यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में संक्रमण करता है। ये भी आप जानते होंगे, तब बीएससी में पढ़ चुके हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम अराइजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। इस हेतु वांछित ऊर्जा यूवी विजुअल क्षेत्र से प्राप्त होती है। फॉर दिस पर्पज द डिजायर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी विजुअल रीजन। इसी कारण यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। फॉर द सेम रीजन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में, यह स्पेक्ट्रम अणु की कंपन ऊर्जा में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। दिस स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस हेतु इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा पहले बताया। फॉर दिस पर्पज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस देन द एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यह आईआर क्षेत्र से अवशोषित हो जाती है। दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आईआर रीजन, अतः इसे आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रम। सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोर्स में नहीं है, हालांकि फिर भी बता देते हैं कि ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम अणु की घूर्णन ऊर्जा में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, जिसके लिए और भी कम ऊर्जा चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं रहेगा। एनएमआर स्पेक्ट्रम में और भी कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो ये हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए एक जो सेंट्रल लॉ है वो है लैम्बर्ट-बियर नियम, लैम्बर्ट-बियर लॉ। इसकी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। जब कोई एक वर्णी प्रकाश की विकिरण किसी समांगी माध्यम से गुजरती है तो इसके प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाती है। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन passes through a homogeneous system or homogeneous medium, then the intensity of the radiation decreases। तथा प्रकाश पथ के साथ तीव्रता में यह कमी विलयन की सांद्रता तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। एंड द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसको इस डायग्राम से भी समझा रखा है, जिसमें I0 जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है और कुछ रेडिएशन सॉल्यूशन ने एब्जॉर्व किया है, उसकी IA लिखा गया है। और जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है जो निकली है उसकी इंटेंसिटी को IT से समझा रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैम्बर्ट-बियर लॉ जो हमने अभी एक्सप्लेन करी थी, उसके अनुसार माइनस di/dl इज प्रोपोर्शनल टू Ci, वेयर C इज द कंसंट्रेशन, I इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। और di/dl का मतलब है, आप जान गए होंगे, di का मतलब है चेंज इन इंटेंसिटी और dl का मतलब है चेंज इन लेंथ। और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी घट रही है, इसलिए माइनस di/dl लिखा हुआ है। ओके। और I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन है जब वो एंटर कर रही है सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान रखिए ये I0 नहीं है, I0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, जब शुरुआत का जो पॉइंट था। तो माइनस di/dl इज इक्वल टू kc इंटू I हो जाएगा। और उस हिसाब से
इसको इंटीग्रेट किया गया है डी आई बाई आई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए माइनस के सी 0 से एल। देखिए यहाँ तक ये आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप इसको समझ गए होंगे ये यहाँ तक। अब जब डी एल के लिए लिमिट रखेंगे 0 तो आई की लिमिट आई 0 हो जाएगी। जब एल पूरी लेंथ क्रॉस कर जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी आई टी हो जाती है। तो इस तरह से इसका जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के सी एल हो जाएगा, और लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी उसको ऐसे उल्टा कर दिया तो ये माइनस का साइन खत्म होकर के सी एल हो जाएगा। और इस तरह से लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी करते करते इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। आपने ये पढ़ा होगा लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी ई एप्सिलॉन सी एल है। आई होप यू नो दिस फ्रॉम थर्ड ईयर। फिर भी ये कराया गया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है, और लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी को ए बोल दिया गया है। ए यहाँ पर प्रकाश घनत्व या अवशोषणांक है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ये हमारा ये हो गया है, ये लैम्बर्ट-बीयर नियम का ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। अब जहाँ तक इनके बारे में है, एप्सिलॉन की इकाई जो है उसको डिस्कस करते हैं तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, या ए तो इकाई रहित हो जाएगा क्योंकि लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी है, आई ज़ीरो और आई टी की एक जैसी यूनिट है तो ये इकाई रहित हो जाएगा। तो एप्सिलॉन की इकाई हो जाएगी ए अपॉन सी एल, और अब तुम समझ सकते हो कि सी मोल पर लीटर है और एल सेंटीमीटर है, तो ये लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर हो जाएगी। और एप्सिलॉन के बारे में आप जानते होंगे कि यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। और एप्सिलॉन का अधिक मान ये दर्शाता है कि पदार्थ द्वारा अवशोषण की मात्रा भी अधिक है। हायर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द सब्सटेंस इज़ वेरी हाई। यहाँ पे एक लैम्डा मैक्स यूज़ होता है, और लैम्डा मैक्स का अर्थ यह है कि ये वह तरंग दैर्ध्य है जिस पर प्रकाश का अवशोषण सर्वाधिक हो। सपोज़ किसी सब्सटेंस ने 200, 300, 400 इस तरह से नैनोमीटर पर अवशोषण तो दिखा दिया, लेकिन 300 नैनोमीटर पर उसने अवशोषण ज़्यादा बताया है। तो इसका अर्थ ये होगा कि 300 नैनोमीटर विल बी नोन एज द लैम्डा मैक्स वैल्यू। ओके, इट इज़ नाइदर 200 नैनोमीटर नॉर 400 नैनोमीटर। जबकि देखिए 400 ज़्यादा है 300 से नैनोमीटर से, लेकिन लैम्डा मैक्स क्या माना जाएगा, 300 नैनोमीटर माना जाएगा क्योंकि उस पर अवशोषण सबसे ज़्यादा हुआ है। ओके, एक टर्म आती है पारगम्यता। पारगम्यता खासकर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा यूज़ होगी। जिस विलयन की पारगम्यता किसी विलयन की पारगम्यता इस प्रकार से लिखी जाती है, ट्रांसमिटेंस आई टी अपॉन आई ज़ीरो। इसका मतलब जो ए है वो लॉग आई ज़ीरो अपॉन आई टी या लॉग 1 अपॉन टी या माइनस लॉग टी ये हो जाएगा। एब्जॉर्बेंस माइनस लॉग टी हो जाएगा। और लैम्बर्ट-बीयर नियम की शर्तें हैं, विलयन तनु होने चाहिए, क्योंकि सांद्र विलयन होगा तो ये डेविएशन बताने लगता है। प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, द रेडिएशन शुड बी मोनोक्रोमेटिक। विलय और विलाय के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रिएक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। और इसकी पुष्टि करने के लिए आप इस तरह से ले सकते हो, एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस में ले लिया और कंसंट्रेशन सी को एक्स एक्सिस में ले लिया, तो ये एक ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये स्ट्रेट लाइन में डेविएशन मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस हैं। ये आपने बीएससी में भी पढ़े हैं, अभी भी आपको आना चाहिए, इसलिए इनको रीराइट या रीडिस्कस किया जा रहा है। पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण। यह संक्रमण सर्वाधिक ऊर्जा के होते हैं तथा ये प्राय संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही पाए जाते हैं। These transitions are of highest energy and they occur in saturated hydrocarbons. ये पराबैंगनी तथा सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। They are found in ultraviolet and far ultraviolet region. फॉर एग्जाम्पल CH4 में सिग्मा स्टार संक्रमण 125 नैनोमीटर पर प्राप्त होते हैं तथा ये अनुमत भी होते हैं।
In methane, sigma sigma star transition occur at 125 nanometer and they are allowed ट्रांजिशन। यहाँ पर देखिए CH4 में सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जब सिग्मा होंगे तो सिग्मा स्टार भी होंगे, तो इसलिए ओनली पॉसिबिलिटी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और इस तरह से मीथेन में ये है। दूसरा है N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N का मतलब नॉन बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग हेटेरो एटम में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते होंगे। यह संक्रमण सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि युक्त विषम परमाणु वाले संतृप्त यौगिकों में पाए जाते हैं। These transition occur in those molecules which contain heteroatoms such as sulfur, oxygen and nitrogen. ये संक्रमण भी यूवी क्षेत्र में पाए जाते हैं। These transitions are also found in UV region. इनके हेतु सिग्मा सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। These transitions require lesser amount of energy compared to sigma sigma star transition. ये संक्रमण अनुमत नहीं होते हैं बिकॉज इनकी सिमेट्री अलग होती है एन की और सिग्मा की। These transitions are not symmetrically allowed. एग्जाम्पल CH3I में यह संक्रमण 258 नैनोमीटर में प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल इन CH3I मिथाइल आयोडाइड दिस N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर एट 258 नैनोमीटर। क्योंकि आयोडीन में आप जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, एन नॉन बॉन्डिंग के रूप में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। थर्ड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार संक्रमण। यह संक्रमण असंतृप्त यौगिकों में पाया जाता है क्योंकि पाई ऑर्बिटल उन्हीं में मिलते हैं जो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इस संक्रमण हेतु ऊर्जा सिग्मा सिग्मा स्टार से कम लेकिन एन से पाई स्टार से अधिक होती है। For this transition, the energy required is less than the energy for sigma to sigma star transition, but it is greater than for N to sigma star transition. ये संक्रमण भी यूवी तथा दृश्य क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। These transitions are also found in UV and visible region. संयुग्मन बढ़ने पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। As the conjugation increases, lambda max also increases. For example, in ketones and aldehydes, CO ग्रुप जिनमें होता है कार्बोनिल ग्रुप, उसमें N से पाई स्टार संक्रमण 280 नैनोमीटर ट्रांजिशन पर मिलेंगे क्योंकि N का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं, जबकि पाई से पाई स्टार संक्रमण 188 नैनोमीटर पर ही मिल जाएगा। तो एन से पाई स्टार तो इसलिए क्योंकि इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा वेवलेंथ है। अब नेक्स्ट है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। हालांकि इसका एग्जांपल अल्डिहाइड कीटोन में पहले ही हमने बोल दिया 280 नैनोमीटर पर, लेकिन यह संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें असंतृप्त बंध तथा अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु होते हैं, अर्थात हेटेरो एटम हो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप में अभी जैसे बताया था 280 नैनोमीटर पर होता है। इसके अतिरिक्त के बैंड, बी बैंड, K4 कंजुगेशन, B4 बेंजीनोइड इस तरह से होता है। ये भी थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा। के बैंड उन कार्बनिक यौगिकों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें द्विबंधों का संयुग्मन होता है। K bands are found in those organic compounds which have a conjugation of double bonds. संयुग्मन के कारण ये अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होते हैं। ड्यू टू कंजुगेशन these absorption bands are obtained at higher wavelength तथा इनकी तीव्रता भी बढ़ जाती है and their intensity also increases. उदाहरणतः बेंजीन में K बैंड 204 नैनोमीटर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल इन बेंजीन K बैंड इज फाउंड एट 204 नैनोमीटर जिसका एप्सिलॉन मैक्स 7400 होता है एंड ई मैक्स फॉर दिस ट्रांजिशन इज अबाउट 7400। बी बैंड का मतलब जैसे मैंने कहा बेंजीनोइड से है। यह विशेषता एरोमेटिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं। दीज बैंड्स आर फाउंड मोस्टली इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बैंड अणु के कंपन करते समय उत्तेजित होने के कारण अणु की सममितता नष्ट हो जाती है।
ड्यू टू वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉयड। अतः ये संक्रमण कम तीव्रता के होते हैं। सो दीज ट्रांजिशंस आर ऑफ लो इंटेंसिटी। उदाहरणतः C6H6 बेंजीन में बी बैंड 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, जिसका Emax 204 ही होता है। ये बेंजीन में 256 पर बी बैंड है। इसी तरह से आर बैंड R4 रेस्ट्रिक्टेड है। यह बैंड उन यौगिकों में होते हैं जिनमें N से पाई स्टार ट्रांजिशन या संक्रमण होता है। These bands are found in those compounds in which N pi star transition is found. इस हेतु न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। For this purpose the energy required is least. ये संक्रमण सम्मिति अनुमत नहीं होते हैं। These transitions are not symmetrically allowed. अतः इनकी तीव्रता काफ़ी कम होती है। So their intensity is very low. तथा इस कारण ये आर बैंड कहलाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड आर बैंड्स। फॉर एग्जांपल एसीटोन में एन से पाई स्टार संक्रमण 280 नैनोमीटर पर जो प्राप्त होता है वो आर बैंड ही होता है। तो ये तो कुछ बैंड थे। अब वर्णमूलक वर्णवर्धक के बारे में है। वर्णमूलक क्रोमोफोर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित असंतृप्त समूहों के कारण होता है। The color of a compound is due to presence of some unsaturated groups present in it. इन समूहों को ही क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहते हैं। These groups are called chromophore or yes, they are called chromophore. For example, N double bond N, azo group, C double bond O, keto group, C double bond C, alkene, alkynes. किसी ये they are all chromophore. किसी भी रंगीन यौगिकों में वर्णमूलक का होना आवश्यक होता है। इफ ए कंपाउंड इज कलर्ड देन इट मस्ट हैव सम क्रोमोफोर। परंतु वर्णमूलक समूह होने पर इस यौगिक का रंगीन होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं और होना चाहिए था ये। बट इफ ए कंपाउंड कंटेन्स क्रोमोफोर देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी ए कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ओके।